नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सर अंजलि कोचिंग सेंटर फुलपरास में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं आज का क्लास। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग 12th क्लास की बायोलॉजी का कुछ टॉपिक्स पढ़ते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स आज के पहले टॉपिक्स पर, जो है डीएनए। डीएनए जिसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। यह एक लंबा बहुलक है। डीएनए की लंबाई सामान्यतः इसमें मिलने वाले न्यूक्लियोटाइड्स पर निर्भर करता है। यह किसी भी जीव की विशेषता है। दूसरा टॉपिक है फ्रेंड्स, डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल्स। फ्रेंड्स, डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। इसके बारे में सुस्पष्ट प्रमाण अल्फ्रेड हर्शे व मार्था चेस ने 1952 के प्रयोगों से प्राप्त हुआ। उन्होंने उन विषाणुओं पर कार्य किया जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं। जीवाणु भोजी जीवाणु से चिपकते हैं, अपने आनुवांशिक पदार्थ को जीवाणु कोशिका में भेजते हैं। जीवाणु कोशिका विषाणु के आनुवांशिक पदार्थ को अपना समझने लगते हैं, जिससे आगे चलकर अधिक विषाणुओं का निर्माण होता है। हर्शे व चेस ने इस बात का पता लगाने के लिए प्रयोग किया कि विषाणु से प्रोटीन या डीएनए निकलकर जीवाणु में प्रवेश करता है। उन्होंने कुछ विषाणुओं को ऐसे माध्यम पर पैदा किया जिसमें एक को विकिरण सक्रिय फास्फोरस व दूसरे विषाणुओं को विकिरण सक्रिय सल्फर पर वृद्धि किया था। जिस विषाणु को विकिरण सक्रिय फास्फोरस की उपस्थिति में पैदा किया गया उसमें विकिरण सक्रिय डीएनए पाया गया, जबकि विकिरण सक्रिय प्रोटीन नहीं था। क्योंकि डीएनए में फास्फोरस होता है, प्रोटीन नहीं। ठीक इसी तरह से विषाणु जिसे विकिरण सक्रिय प्रोटीन पाई गई, डीएनए विकिरण सक्रिय नहीं था, क्योंकि डीएनए में सल्फर नहीं मिलता है। जो जीवाणु विकिरण सक्रिय डीएनए रखने वाले विषाणु से संक्रमित हुए थे वे विकिरण सक्रिय रहते हैं। इससे स्पष्ट है कि जो पदार्थ विषाणु से जीवाणु में प्रवेश करता है वह डीएनए है। जो जीवाणु उन विषाणुओं से संक्रमित थे जिनमें विकिरण सक्रिय प्रोटीन था, वे विकिरण सक्रिय नहीं हुए। इससे संकेत मिलता है कि प्रोटीन विषाणु से जीवाणु में प्रवेश करता है। इस कारण से आनुवांशिक पदार्थ डीएनए ही है जो विषाणु से जीवाणु में जाता है। हमारा अगला टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स। मनुष्य के डीएनए में पाए जाने वाले क्षार अनुक्रम लगभग समान होता है। मनुष्य के जीनोम में 3 × 10⁹ क्षार के जोड़े पाए जाते हैं। किसी जनसंख्या के विभिन्न लोगों के बीच आनुवांशिक विभिन्नता को पता लगाने के लिए डीएनए अनुक्रम की जानकारी आवश्यक है। 2 मनुष्यों के डीएनए अनुक्रमों का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक त्वरित एवं अच्छी विधि है। इसमें डीएनए अनुक्रम में अव्यवस्थित पुनरावृत्त डीएनए का उपयोग किया जाता है। ये डीएनए के छोटे खंड कई बार पुनरावृत्त होते हैं। ये सामान्यतः उच्च श्रेणी की बहुरूपता प्रदर्शित करते हैं, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स का आधार है। किसी भी व्यक्ति के विभिन्न ऊतकों जैसे त्वचा, बाल, शुक्राणु, लार, रक्त, हड्डी आदि से प्राप्त डीएनए में एक जैसी बहुरूपता मिलती है। फ्रेंड्स, क्या होती है जब 2 व्यक्तियों के लार, त्वचा, शुक्राणु, रक्त, हड्डी आदि से प्राप्त डीएनए को जब मिलाया जाता है तो उनकी बहुरूपता मिलती है। वे एक जैसे नहीं होते हैं। बहुरूपता उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। जनन कोशिकाओं में उत्परिवर्तन होने से यह लैंगिक जनन द्वारा जनकों से संतति में चला जाता है। फ्रेंड्स, डीएनए क्या होती है कि अपने जनक से संतान में जाता है। वह उत्परिवर्तन के कारण होती है। यह विभाजित कोशिकाओं के द्वारा होता है। यह लैंगिक जनन द्वारा अपने माता पिता से बच्चे में प्रवेश करते हैं। धीरे धीरे एकत्रित होकर विभिन्नता या बहुरूपता उत्पन्न होती है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का प्रारंभिक विकास अलेक जेफरीज ने किया था। फ्रेंड्स, इतना पता होना चाहिए आपको कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स के जनक का नाम एलेक जेफरीज था।
क्या था? एलेक जेफरीज था। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए थोड़ी सी रुधिर कोशिकाएं अथवा त्वचा कोशिकाएं अथवा वीर्य कोशिकाएं या किसी भी प्रकार की साड़ी कोशिकाओं का नमूना लिया जा सकता है। फ्रेंड्स, क्या होती है कि हमारे शरीर के किसी भी अंग से कुछ भी भाग अगर हम देते हैं तो उससे हमारा डीएनए का पता चल जाता है। यहाँ तक कि बाल से भी डीएनए का पता किया जा सकता है। प्रायः 1,00,000 कोशिकाओं या लगभग 1 माइक्रोग्राम अच्छे नतीजे के लिए उपयुक्त माना जाता है। फ्रेंड्स, क्या होती है कि अगर 1,00,000 कोशिका हम दे देते हैं तो वो क्या होती है कि अच्छे नतीजे मिलते हैं उनसे डीएनए टेस्ट के। इसके लिए निम्नलिखित विधियां आजकल अपनाई गई है, जिसमें पहली विधि है कि एक उच्च गति वाले रेफ्रिजरेटर सेंट्रीफ्यूज की सहायता से डीएनए की आवश्यक मात्रा रुधिर कोशिका या किसी भी अन्य प्रकार की बारीक कोशिकाओं से प्राप्त की जाती है। दूसरा है, आवश्यकता पड़ने पर निकाले गए डीएनए की अनेक प्रतिलिपि पीसीआर विधि द्वारा तैयार की जाती है। अगला है, डीएनए की सीमाबद्ध लंबा रखने हेतु इसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को काटकर छोटे छोटे खंडों में विभक्त किया जाता है। अगला पॉइंट है, डीएनए के टुकड़े को इलेक्ट्रोफोरेसिस में जेल से निकाला जाता है। अगला है, छोटे लंबाई वाला डीएनए अपने बड़े लंबाई वाले डीएनए की तुलना में आगे निकल जाता है। इस अवस्था में धारियां अदृश्य हो जाती है। अब दोहरे स्ट्रैंड वाले डीएनए क्षारीय रासायनिक पदार्थ की सहायता से एक धागीय डीएनए में अलग किया जाता है। अगला है कि अलग किए गए सभी धागीय डीएनए को नायलॉन झिल्ली या नाइट्रोसेल्यूलोज परत पर स्थानांतरित कर जल के ऊपर रखा जाता है। इसे ही साउदर्न ब्लॉगिंग विधि कहते हैं। अगला है, खंडों की संरचना को जानने के लिए एक एक्सरे फिल्म को नायलॉन झिल्ली के साथ रखा जाता है। अगला है कि अब नायलॉन शीट को एक जल पात्र में डुबाया जाता है एवं प्रोब्स या मार्कर जो रेडियो एक्टिव संश्लेषित डीएनए खंडों में हैं उन्हें मिलाया जाता है। अगला है, प्रोब्स का लक्ष्य एक विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड की क्रमबद्ध संरचना है जो VNTR का पूरक है। ये उन्हें संकर में बदलता है। अगला है कि अंत में एक्सरे फिल्म को नायलॉन झिल्ली जो रेडियो एक्टिव प्रोब्स युक्त होते हैं उस पर खोला जाता है। अगला है, इस प्रकार की क्रिया के अंत में परिणाम स्वरूप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स के वाले धब्बे प्रोब्स के स्थान पर बन जाते हैं जिन्हें अध्ययन कर आवश्यक जानकारी आसानी पूर्वक प्राप्त की जाती है। अगला हम लोगों का फ्रेंड्स डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग, यूजेज ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आज के सामाजिक और सांसारिक परिस्थितियों में फिंगरप्रिंटिंग की प्रक्रिया विज्ञान की एक अद्भुत एवं उपयोगी देन है। फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं में इसका उपयोग अपराधियों को पहचानने में किया जाता है। समरूपी जुड़वा को छोड़कर डीएनए की संरचना किसी भी दो व्यक्तियों में एक जैसी नहीं होती है, अतः इसके सहारे किसी का भी पहचान किया जा सकता है। संदिग्ध माता पिता की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। देशांतर में बसने वाले लोगों के जीवन में ऐसी विधि का उपयोग उसके संतान की जानकारी हेतु काफ़ी कारगर है। अगला, मृत व्यक्तियों की सही जानकारी उसके मृत अंगों के डीएनए संरचना के द्वारा भी की जा सकती है। ऐसी परिस्थिति में मृत व्यक्तियों का डीएनए संरचना से मिलाया जाता है। अगला, किसी संतान के सही माता पिता का ज्ञान भी इसी विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अगला, न्यायालय में पैतृक निर्धारण के मामले में इसका उपयोग किया जाता है। अगला, मानव जीनोम के आनुवांशिक नक्शे को तैयार करने में लाभदायक है। हम लोग अब पढ़ते हैं आरएनए, जिसका फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। फ्रेंड्स, आरएनए की संरचना डीएनए की तरह ही होती है, लेकिन इसमें एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड राइबोस शर्करा तथा थाइमिन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है। यह कोशिका द्रव एवं केंद्रिका में पाया जाता है। इसमें पाए जाने वाले न्यूक्लियोसाइड को राइबोसाइड कहते हैं। आरएनए का एक स्ट्रैंड कभी कभी
छोटी चक्करदार रचनाएं बनाकर द्विगुणित कुंडलिनी जैसी रचनाएं दिखाई पड़ती है। इसका अनुभार डीएनए से कम होता है एवं यह मुख्यतः प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। आरएनए निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला, संदेशवाहक आरएनए या मैसेंजर आरएनए या एमएनआरएनए। दूसरा है स्थानांतरण या विलेय आरएनए जिसे कहते हैं टीआरएनए। अगला है राइबोसोमल आरएनए जिसे कहते हैं आरआरएनए। कुछ आरएनए आनुवंशिक गुणों के वाहक होते हैं। पहला है संदेशवाहक या मैसेंजर आरएनए। डीएनए से संश्लेषित होने के बाद यह कोशिका द्रव्य में आकर राइबोसोम से जुड़ जाता है। क्योंकि यह डीएनए की आनुवंशिक सूचनाओं को ढोता है, अतः इसे संदेशवाहक आरएनए कहते हैं। कोशिका में मौजूद कुछ आरएनए का यह 5 से 10% होता है। इस आरएनए का आणविक भार 5 लाख से 10 लाख होता है। दूसरा है स्थानांतरण आरएनए या टीआरएनए। इसे विलेय आरएनए भी कहते हैं। प्रोटीन संश्लेषण के समय यह आवश्यकता के अनुसार विभिन्न अमीनो अम्लों का कोशिका द्रव्य से राइबोसोम तक स्थानांतरण करता है। एक प्रकार का टीआरएनए केवल एक ही प्रकार के अमीनो अम्लों को स्थानांतरित कर सकता है। इसलिए किसी भी कोशिका में अमीनो अम्लों को जो संख्या होती है वहीं टीआरएनए की भी होती है। कोशिका में स्थित कुल आरएनए का यह 10 से 15% होता है। इसका आणविक भार 23,000 से 30,000 तक होती है। तीसरा है राइबोसोमल आरएनए अर्थात आरआरएनए। यह सबसे स्थिर प्रकृति का आरएनए है जो राइबोसोम से लगा रहता है। यह कोशिका में स्थित कुल आरएनए का 80% भाग होता है एवं इसका आणविक भार 35,000 से 11 लाख तक होता है। तीनों प्रकार के आरएनए में यह सर्वाधिक समय तक क्रियाशील रहता है। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको बढ़िया लगा होगा। फ्रेंड्स, यदि क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।